हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अभी आपको जैसे महात्मा गांधी जी दिखाई दे रहे हैं। हमारा जो तीसरा लेसन है महात्मा गांधी जी के ऊपर ही है। आपके टेक्स्ट बुक का जो तीसरा लेसन है वो महात्मा गांधी जी के जीवन पर ही है। और जैसे उनके जीवन पर है और उनके जीवन में जैसे वो जैसे स्कूल में थे और स्कूल के दिनों में जैसे उन पर जो जो यानी छोटी छोटी बातें या जो जो हुआ यानी स्कूल लाइफ में, स्कूल के दिनों में, उस सब का वर्णन यहाँ पे किया गया है। बहुत अच्छा लेसन है और इस लेसन के माध्यम से यानी जैसे महात्मा गांधी जी के स्कूल के दिनों की याद ये लेसन दिलाता है। तो महात्मा गांधी जी जैसे स्कूल के दिनों में कितने यानी जैसे उनका काम वो कितने अच्छे से करते थे और ऐसी बहुत यानी सारी बातें बताई है कि जैसे उनमें कितना डिसिप्लिन था। अब महात्मा गांधी, उनका पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। उनका पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। अब इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को और जैसे उनका देहांत हुआ था 30 जनवरी। अब आपको ईस्वी सन नहीं बताया मैंने, पर जैसे उनकी जो डेट है, जो तारीख है वो ही बताई है। तो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के वो प्रमुख नेता थे। जो भारत में स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था उनके वो प्रमुख नेता थे। और महात्मा गांधी जी हमेशा सत्य और जैसे अहिंसा के माध्यम से भारत को स्वतंत्रता दिलाना चाहते थे। यानी सत्य के मार्ग पर और अहिंसा के मार्ग से ही वो स्वतंत्रता दिलाना चाहते थे। उन्हें दुनिया भर में आम जनता महात्मा गांधी के नाम से ही जानती थी। प्रति वर्ष 2 अक्टूबर जैसे उनका जन्मदिन मनाया जाता है, यानी महात्मा गांधी जी की जयंती के रूप में ये दिन मनाया जाता है। पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। अब गांधी जी के कुछ लेख हैं, उन्होंने लिखे हुए पत्र है। अब यहाँ पे भी उनका परिचय देती हूँ। गांधी जी ने हजारों पत्र, लेख आदि लिखे हैं। उनके उनके सभी प्रकार के लेखन को संपूर्ण गांधी वाङ्मय के नाम से लगभग 100 खंडों में प्रकाशित किया गया है। अब जानने के लिए ये है कि सौराष्ट्र प्रदेश, गुजरात के सौराष्ट्र इलाके में पश्चिमी भाग में जो सौराष्ट्र कहा जाता है, यह सूरत शहर के आसपास का इलाका है गुजरात के। अब जैसे उनकी जानकारी, दक्षिण अफ्रीका यह एक ऐसा देश है जहां गांधी जी वकालत करने के लिए गए थे और जैसे गांधी जी का बाल विवाह हुआ था, वो भी कौन सी आयु में? जैसे गांधी जी का विवाह केवल 13 साल की आयु में कर दिया गया था। उन दिनों ऐसा रिवाज था कि भारत की आज़ादी के बाद बाल विवाह गैर कानूनी बना दिया गया। फिर ऐसे यानी क्या हुआ, 13 साल की आयु में ही उनका बाल विवाह कर दिया गया। उन दिनों में ऐसा ही रिवाज था, पर भारत की आज़ादी के बाद क्या हुआ, बाल विवाह जैसे कानून गैर कानूनी है, ये कायदा बना दिया गया। अब महात्मा गांधी जी का जैसे आपको जीवन परिचय दिया है, यानी महात्मा गांधी जी कैसे थे स्कूल लाइफ में, यानी उन्होंने अपने स्कूल के दिनों के बारे में यहाँ पे क्या जिक्र किया है। अब स्कूल के दिन संसार भर में महात्मा के नाम से प्रसिद्ध गांधी जी का बचपन, उच्च आदर्शों का पालन करते थे वो। अब आइए हम जैसे उनके जैसे हाई स्कूल की पढ़ाई उन्होंने कैसे की, तो उनके जीवन परिचय यानी स्कूल जीवन के बारे में जैसे देखते हैं। हाई स्कूल में मेरी गिनती बुद्धि विद्यार्थियों में नहीं थी।
यानी जैसे महात्मा गांधी जी कैसे थे, यानी शार्प थे, यानी अच्छे, तो उनकी जैसे गिनती मन बुद्धि होती विद्यार्थियों में नहीं की जाए। शिक्षकों का प्रेम हमेशा ही पा सका था, यानी जो शिक्षक है उनका प्यार वो हमेशा ही पा सके। उसी के साथ साथ हर साल माता पिता के नाम स्कूल के विद्यार्थियों की पढ़ाई और उसके आचरण के संबंध में प्रमाण पत्र भेजे जाते थे। यानी जैसे छात्र पढ़ाई में कैसा है, साथ में वो उसका रहन सहन कैसा है, उसका नेचर कैसा है, इसके बारे में माता पिता को स्कूल से पत्र भेजा जाता था। यानी उसके आचरण के संबंध में जैसे प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट भेजा जाता था कि इसके पढ़ाई में ये कैसा है और इसका आचरण कैसा है। उनमें मेरे आचरण या अभ्यास के खराब होने की टीका कभी नहीं हुई। गांधी जी कहते हैं कि मेरा आचरण या मेरी पढ़ाई खराब होने की टीका कभी भी उस प्रमाण पत्र में नहीं भेजी गई। दूसरी कक्षा के बाद मुझे इनाम भी मिले और 5वीं तथा 6वीं कक्षा में क्रमशः यानी प्रति मास यानी प्रत्येक महीना, हर महीना प्रति महीना 4 और 10 रुपए की छात्रवृत्ति भी मिली थी। यानी देखो उस समय में 4 और 10 रुपए भी बहुत थे। तो महात्मा गांधी जी को जैसे दूसरी कक्षा में थे उन्हें इनाम मिला था और वो 5वीं और 6वीं कक्षा में प्रति मास हर महीने में जैसे उन्हें छात्रवृत्ति भी मिली थी। इसमें भी होशियारी की अपेक्षा भाग्य का अंश अधिक था। यानी उनका कहना है कि जैसे इसमें भाग्य का अंश का मतलब है हिस्सा और टीका यानी व्याख्या। जैसे कोई टीका भी नहीं आई थी उनके आचरण पर और पढ़ाई पर, और जैसे वो बहुत होशियार थे और उन्हें छात्रवृत्ति भी मिलती थी और होशियार छात्रों में ही उनका नाम लिया जाता था। ये छात्रवृत्तियाँ सब विद्यार्थियों के लिए नहीं थी, अब बल्कि सौरठ वासियों में से सर्वप्रथम आने वालों के लिए ही थी। यानी जो सौरठ वासी थे, जो सर्वप्रथम आने वाले, उनके लिए ही थी। 40-50 विद्यार्थियों की कक्षा में उस समय सौरठ प्रदेश के विद्यार्थी कितने हो सकते हैं? जैसे प्रश्न पूछा गया है कि जैसे 40-50 विद्यार्थियों की कक्षा में सौरठ प्रदेश के, यानी सौरठ यानी गुजरात में, जो आपको बताया कि जैसे सौरठ का सबसे पहले परिचय दिया कि सौरठ यानी क्या है। सौरठ यानी जैसे यहाँ पे बताया गया है, सौरठ ऐसा प्रदेश है जो गुजरात के सौराष्ट्र इलाके के पश्चिम भाग को सौरठ कहा गया है। यह सूरत शहर के आसपास का इलाका कहा जाता है। तो जैसे ये सौरठ के विद्यार्थी और 40-50 विद्यार्थी की कक्षा में उस समय सौरठ प्रदेश के विद्यार्थी कितने हो सकते हैं? मेरा ख्याल है कि मुझे अपनी होशियारी का कोई गर्व नहीं था। यानी वो कहते हैं कि मेरा ऐसा ख्याल है कि मुझे अपनी होशियारी पर कोई भी गर्व नहीं था। यानी मैं जो भी करता था या जो भी मुझे कोई भी काम करे तो मुझे उस काम में गर्व नहीं था, और बहुत होशियार भी थे वो। पुरस्कार या छात्रवृत्ति मिलने पर मुझे आश्चर्य होता था। आश्चर्य यानी अचरज। तो उन्हें जैसे आश्चर्य होता था कि उन्हें छात्रवृत्ति क्यों मिल रही है। पर अपने आचरण के विषय में मैं बहुत सजग था। यानी जैसे उनका जो आचरण है
तो उनके आचरण के बारे में वो बहुत सजग थे। सजग यानी होशियार, सजग यानी होशियार। आचरण में दोष आने पर मुझे रुलाई आई यानी रुलाई आ ही जाती थी। जैसे उनके आचरण पर किसी ने उंगली उठा ली तो उन्हें रोना भी आता था। तो ऐसे वो बता रहे हैं। साथ में ये भी कह रहे हैं कि जैसे कोई भी उनके आचरण के बारे में या जैसे उनके आचरण पर कुछ उंगली भी उठी तो उन्हें वो बुरा लगता था। सजग थे। आचरण में दोष आने पर मुझे रुलाई आती थी। मेरे हाथों कोई भी ऐसा काम बने, कोई भी ऐसा काम बने जिससे शिक्षकों को मुझे डांट पड़े, जिससे शिक्षक को यानी जैसे कोई भी शिक्षक उन्हें डांट दे, ऐसे काम वो नहीं करते थे। तो वह मेरे लिए असह्य था और डांट भी पड़ी तो वो उनके लिए असह्य यानी उन्हें उस चीज़ का, उस बात का बहुत दुख होता था कि जैसे शिक्षक से उन्हें कभी डांट पड़ी है। तो असह्य यानी सहने न सहने योग्य, किसी शिक्षक की उन्हें डांट पड़ गई तो वो उनके लिए असहनीय था। अब जैसे मुझे याद है कि एक बार मुझे मार खानी पड़ी थी। मार का दुख नहीं था। जैसे महात्मा गांधी जी कहते हैं कि मुझे एक बार मार खानी पड़ी थी, पर मुझे मार खाने का दुख बिल्कुल नहीं था। क्यों नहीं था? पर मुझे इस बात का दुख था, मार खानी पड़ी थी, पर मुझे इस बात का दुख था कि मैं दंड का पात्र माना गया। यानी लेखक ने गांधी जी ने वो महात्मा गांधी जी ने वो काम नहीं किया तो भी यानी उन्हें मार भी पड़ी थी और उन्हें दंड भी भुगतना पड़ा। तो यही कहते हैं कि मैं उस चीज़ के लिए पात्र ही नहीं था तो भी मुझे मार खानी पड़ी। मुझे इस बात का बहुत दुख है, इसका मुझे बड़ा दुख हो रहा है। मैं खूब रोया। गांधी जी कहते हैं कि उस समय में मुझे बहुत रोना आया, मैं बहुत रोया। यह प्रसंग पहली या दूसरी कक्षा का है। देखो वो पहली या दूसरी कक्षा में थे तब उन्हें मार खाना पड़ा और साथ में दंड भी दिया गया। तो वो उस समय में कौन सी कक्षा में थे, पहली या दूसरी? दूसरा एक प्रसंग ऐसा है कि वो 7वीं कक्षा में थे। 7वीं कक्षा में जैसे उस समय दोराबजी, एडलर जी, गिमी हेडमास्टर थे। उस समय में दोराबजी, एडलर जी, गिमी हेडमास्टर थे। यानी हेडमास्टर यानी प्रिंसिपल, एचएम को कहा जाता है। तो हेडमास्टर थे। वे विद्यार्थियों से प्रेम करते थे, विद्यार्थी प्रेमी थे, क्योंकि वो नियमों का पालन करवा लेते थे। देखो डिसिप्लिन में कोई भी अनुशासन होना ज़रूरी है। स्कूल लाइफ हो, घर में हो, डिसिप्लिन से हम कोई भी कार्य करेंगे तो सामने वाले को भी यानी खुशी होती है और हमें भी अच्छी आदतें लगती है। इसीलिए हमें कोई भी काम, कोई भी चीज़ समय पर करनी चाहिए। समय पर काम करेंगे तो हम हर चीज़ में आगे जा सकते हैं। और हमें समय का या डिसिप्लिन का ही नॉलेज नहीं है, यानी अनुशासन का ही नॉलेज नहीं है। हम कभी भी उठेंगे, कभी भी सोएंगे, कभी भी पढ़ाई करेंगे या कभी भी खाना खाएंगे तो ये नहीं होता। हर चीज़ में यानी जैसे डिसिप्लिन से रहोगी या कभी भी किसी के सामने कुछ भी नहीं बोलोगी। अनुशासन ज़रूरी है। अब अनुशासन पर जैसे मैं आपको एक निबंध बताऊंगी, बहुत अच्छा निबंध लिख सकते हो आप। जैसे अनुशासन रहा तो इंसान अपने जीवन में प्रगति कर सकता है, आगे बढ़ सकता है। डिसिप्लिन से कोई भी कार्य मुमकिन हो सकता है, पर कब? जब हम वो कार्य अच्छे से करें। हम वो कार्य ही अच्छे से नहीं करेंगे तो हमें डिसिप्लिन नहीं दिखाई दे देगी। डिसिप्लिन से यानी जैसे आपको बोला जाता है क्लास में रो वाइज आना है, क्लास में आने के बाद बातें नहीं करनी है,
कक्षा में आपको शांति से बैठना है और अच्छे से पढ़ाई करनी है। अच्छे से पढ़ाई इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि आप पढ़ाई में या आपको उसका नॉलेज हो, पढ़ाई से रिलेटेड नॉलेज हो।